नमस्कार। ये बातचीत आधारित है कि क्या नदियों का रिडायरेक्शन मतलब नदियों का पुनर्जीवन संभव है? हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नदियों के प्रकार, वर्षा जल संग्रहण बांध बनाकर नदियों के पुनर्जीवन के दावे ठोस होते हैं या खोखले होते हैं, क्योंकि अपने समाज में ऐसे लोग भी हैं जो वर्षा जल संग्रहण के 1 या 2 बांध बनाकर दावा ठोक देते हैं कि नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। मीडियाबाजी शुरू कर देते हैं। बड़ी-बड़ी नदियों को पुनर्जीवित करने का ठेका जैसा ले लेते हैं। इन सबको मैं सामाजिक धोखे के रूप में लेता हूँ, क्योंकि इन लोगों को खुद भी पता नहीं है कि नदी होती क्या है। नदी को गंभीरता व ईमानदारी से जानने समझने की जरूरत होती है। नदियों का पुनर्जीवन क्या है? क्या नदी पानी का एक कटोरा होती है या नदी मनुष्य की तरह सजीव होती है? क्या नदी पुनर्जीवित हो सकती है? इत्यादि इत्यादि मुद्दों पर चर्चा है। शुरुआत करते हैं नदियों के प्रकार से, उसके बाद आएंगे नदी के पुनर्जीवन पर। नदियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। हम लोगों में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि नदियां केवल 3 प्रकार की होती हैं। एक मुख्य नदी, दूसरी मुख्य नदी की सहयोगी नदी। जैसे आप और हम देखते हैं बहुत नदियां होती हैं जिनकी सहयोगी नदियां होती हैं, वो आकर के मिलती हैं, है ना? उन नदियों में मिल जाती हैं, तो उसको सहयोगी नदी कहते हैं। तीसरी बरसाती नदी जो बरसात होने पर बहती है। लेकिन नदियां अपने चरित्र के आधार पर अनेक प्रकार की होती हैं, केवल 3 प्रकार की नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर नदी का एक प्रकार वह होता है इसका अपना स्वयं का उद्गम होता है, अपने स्थायी स्रोत होते हैं, 12 महीने बहती है, इसे 12मासी नदी कह सकते हैं, और अंत में किसी समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाती है। नदी का एक प्रकार वह होता है इसमें नदी का अपना स्वयं का उद्गम तो होता है, लेकिन नदी किसी समुद्र या महासागर में मिलने की बजाय किसी झील या नदी में मिलती है। नदी का एक प्रकार वह होता है इसमें नदी का उद्गम किसी नदी से होता है और यह नदी आगे चलकर फिर से उसी मुख्य नदी या झील में मिल जाती है। नदी का एक प्रकार वह होता है जिसे सरिता कहा जाता है। यहाँ मेरे सरिता कहने का मतलब छोटी नदी। छोटी नदी नाम से मत जाइएगा। छोटी नदी की लंबाई जो कुछ किलोमीटर से लेकर 500-600 किलोमीटर तक भी हो सकती है या अधिक हो सकती है। दुनिया की सबसे लंबी छोटी नदी जिसे सरिता कहना चाहता हूं मैं, वो उसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। नदी का एक प्रकार ऐसा भी होता है इसमें नदी वातावरण या धरती इत्यादि की आर्द्रता से पानी प्राप्त करती है। ऐसी नदियां रेगिस्तानी जैसे सूखे इलाकों में बहती हैं। आर्द्रता से पानी प्राप्त करने के बावजूद इस प्रकार की नदी बहुत बहुत लंबी भी हो सकती है। अफ्रीका की प्रसिद्ध नील नदी जो 6600 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, इस प्रकार की नदी है। और भी कई प्रकार की नदियां होती हैं। एक नदी का प्रकार ऐसा भी होता है जिसे एपिसोडिक नदी कहा जाता है। नदी के इस प्रकार को हिंदी में क्या नाम दिया जाए मुझे नहीं पता, या चलन में क्या नाम दिया गया है मुझे नहीं मालूम है, माफी चाहता हूं इसके लिए। लेकिन यदि एपिसोडिक नदी का हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसे प्रासंगिक नदी कहा जा सकता है। जैसा नाम है वैसा ही इस प्रकार की नदी का चरित्र भी होता है, मतलब यह नदी किसी प्रसंग के कारण बहने लगती है। इस प्रकार की नदी सालों तक 12मासी नदी की तरह भी बह सकती है, कुछ महीने भी बह सकती है, या कुछ हफ्तों के लिए बह सकती है, कुछ दिनों के लिए बह सकती है, या फिर कुछ महीनों के लिए सूख सकती है, कुछ सालों के लिए सूख सकती है, कुछ दशकों के लिए भी सूख सकती है। इस प्रकार की नदी कई दशकों तक सूखी रहने के बावजूद कुछ घटना चक्र प्रसंगों के कारण बहना शुरू कर सकती है और फिर कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ साल या कुछ दशकों तक बहती रह सकती है। क्योंकि इस प्रकार की नदियां लंबे समय तक भी सूखी रह लेती हैं, सूखी रहती रहती हैं, इसलिए मनुष्य को यह लगता है
कि यहाँ नदी है ही नहीं, या नदी पूरी तरह से मृत हो चुकी है, तो वहां विकास के नाम पर निर्माण करना शुरू कर देता है, कब्जा कर लेता है नदी पर। जिसका परिणाम यह होता है कि यदि नदी के बहने के प्रसंग घटित भी होते हैं, तब भी नदी बह नहीं पाती है, या भयंकर बाढ़ जैसी आपदा की स्थितियां आ जाती हैं। नदी का एक प्रकार वो होता है जिसे हम इंटरमिटेंट नदी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में समझने के लिए आंतरायिक नदी कह सकते हैं। इंटरमिटेंट का हिंदी अनुवाद मोटा मोटी हो सकता है आंतरायिक। यह नदी बरसात के पानी, भूजल स्तर बढ़ने के कारण प्रभावित होती है। बरसात के पानी के कारण, या अगर किसी तरीके से भूजल स्तर उठ गया, ऊपर उठ गया, तब ये नदी में पानी आ जाता है। या बरसात कम हुई, भूजल स्तर घट गया, तो यह नदी सूखने लगती है या सूख जाती है। यदि बारिश हुई, भूजल स्तर बढ़ गया, तो इस प्रकार की नदी में पानी आ जाता है। नदियों पर चर्चा हो रही है, तो एक मूल बात समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि पर्यावरण असंतुलन, क्लाइमेट चेंज, प्राकृतिक संसाधनों का अनाप शनाप दोहन इत्यादि के कारण सभी प्रकार की नदियों में कुप्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि स्थायी स्रोत वाली 12 मासी स्थायी नदियों पर भी भयंकर कुप्रभाव पड़ता है। दुनिया की अनेक स्थायी 12 मासी नदियां खत्म होने की कगार में आ रही हैं, या खत्म हो चुकी हैं। अब आते हैं नदी पुनरुज्जीवन पर। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या नदियां जीवित की जा सकती हैं? तो मेरा जवाब है बिल्कुल, नदियां पुनर्जीवित की जा सकती हैं। यूरोप के कई देशों के समाजों ने महत्वपूर्ण नदियों को पुनर्जीवित करके दिखा दिया है। साफ सुथरी नदियां, लगातार बहने वाली नदियां, ढेर सारे पानी के साथ बहने वाली नदियों के रूप में पुनर्जीवित कर चुके हैं। यूरोप का समाज नदियों को महान मानकर पूजा नहीं करता है, ना ही महानता की पूजा स्थापित करने के लिए कर्मकांड करता है, ना ही कर्मकांड को जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई करने के लिए लंबे लंबे जबरिया लेख लिखता है, ना ही ढकोसला करता है, ना ही नदियों की महानता को लेकर नारेबाजी करता है। लेकिन मृत प्राय नदियों को भी अपने सामाजिक संकल्प व सामाजिकता के कारण पुनर्जीवित करके दिखा चुका है। एक नहीं, यूरोप के कई देशों के समाजों ने ऐसा प्रामाणिकता के साथ कर दिखाया है, क्योंकि वे नदी व मानव जीवन के अंतर संबंधों को महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि नदी के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं। नदी पुनर्जीवन का मतलब नदियों में टैंकर से पानी भरने जैसा नहीं होता है। भारत में विरले अपवादों को छोड़कर नदी पुनर्जीवन के नाम पर जितने भी काम हुए हैं या हो रहे हैं, या नदी पुनर्जीवन के दावे हुए हैं या हो रहे हैं, वे नदियों में पानी भरने जैसी प्रक्रियाओं से या तो बरसाती नदियों का पुनर्जीवन होता है, या इंटरमिटेंट आंतरायिक नदियों का पुनर्जीवन होता है। इनमें से बरसाती नदी का तो मूल चरित्र ही ऐसा होता है कि इस प्रकार की नदियों का निर्माण ही पानी भरने जैसी प्रक्रियाओं के कारण होता है। भाई, बारिश हुई तो उसका मतलब ही हो गया पानी भर रहे हैं आप। आपको समाज में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो 1 या 2 या 3 या 10 ऐसे ही कुछ कम अधिक संख्या में वर्षा जल संग्रहण बांध बनाकर यह दावा कर देते हैं कि उन्होंने नदी को पुनर्जीवित कर दिया है, नदी बहने लगी है, नदी 12 मासी हो गई है, नदी सदा नीरा हो गई है, इत्यादि इत्यादि। बिना अपवाद इस तरह के दावे फर्जी होते हैं, तथा इस तरह के फर्जी दावे करने वाले लोगों का एजेंडा, इनके जो एजेंडे होते हैं वो नाम, पहचान, प्रतिष्ठा, ग्रांट, फंड इत्यादि होते हैं। दिखावा, ढकोसला, चाहे जो करें। मूल बात यह है कि 1 या 2 या 3 या 10 या 20 या अधिक वर्षा जल संग्रहण बांध बनाने से यदि कोई नदी पुनर्जीवित होते जैसी दिखती भी है, तो या तो वो बरसाती नदी होती है या फिर इंटरमिटेंट नदी होती है। वर्षा जल संग्रहण बांधों के कारण बरसाती नदियों में बरसात खत्म हो जाने के बाद भी कुछ समय तक पानी बना रहता है। यदि वर्षा जल संग्रहण बांधों का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, नदी के पानी के प्रवाह को समझते हुए
भूजल का स्तर व नदी के तालमेल को समझते हुए किया जाता है। ये इंटरमिटेंट नदी के संदर्भ में, आंतरायिक नदी के संदर्भ में कह रहा हूं। या बहुत बार हम इतना गहराई से नहीं जानते हैं और संयोगवश हमारी बिना जानकारी के ही, अजानकारीवश, केवल संयोग से ऐसा हो जाता है कि एक तालमेल बन जाता है। जैसे हमने कोई काम किया तो एक तो होता है कि समझदारी पूर्वक हमने कोई काम किया, एक होता है कि हमें पता नहीं है लेकिन हमने कुछ काम किया तो वो ऐसी जगह हुआ या इस तरह से हुआ कि वो एक संयोग बन गया और वो घटना सही घटित हो गई। तो इस तरह के बात कर रहा हूं मैं। इन वर्षा जल संग्रहण बांधों के कारण जब भूजल स्तर ऊपर उठता है तो इसका प्रभाव आंतरायिक नदी पर पड़ जाता है। तो नदी में या तो कहीं पानी कहीं कहीं रिसने जैसा लगता है, या नदी में बीच बीच में जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी दिखाई पड़ने लगता है। इसे हम नदी का पुनर्जीवित होना कह देते हैं। लोग हमने नदी पुनर्जीवित कर दी ऐसे दावे ठोक देते हैं नदी को। लेकिन यदि नदी को वास्तव में पुनर्जीवित करना है, गंभीरता व ईमानदारी के साथ पुनर्जीवित करना है, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। नदी के चरित्र व नदी की व्यवस्था कितनी नष्ट हुई है, समाज नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कितना समर्पित व कटिबद्ध है, इन सब तत्वों के आधार पर नदी पुनर्जीवित होने का समय काल निर्भर करता है। यह 1 दशक भी हो सकता है, 2 दशक भी हो सकता है, 1.5 दशक भी हो सकता है, 2.5 दशक भी हो सकता है, 3 दशक भी हो सकता है, या कम अधिक भी हो सकता है। 2, 4, 5, 10 वर्षा जल संग्रहण बांधों का निर्माण करके 2, 3, 5 वर्षों में नदी पुनर्जीवित नहीं की जा सकती है। होता क्या है कि अगर आपने नदी के मुहाने पर बांध बना दिया या आसपास कुछ बांध बना दिए तो पानी जब तक उन बांधों में पानी रहता है तब तक वो पानी रिसता रहता है। तो ऐसा लगता है कि नदी बहने लगी है या नदी पुनर्जीवित हो गई है। वो नदी पुनर्जीवन नहीं होता है। वो उसको ये मानिए कि नदी को हम कटोरा मान ले रहे हैं तो उसमें पानी भर दे रहे हैं। ठीक। तो इस तरह से 2, 3, 5 वर्षों में 2, 4, 5 वर्षा जल संग्रहण बांध भी अगर बना दें तो पुनर्जीवित नदी नहीं की जा सकती, ना होती है। कहीं कहीं पानी रिसने या जगह जगह पानी के कुछ गड्ढों में पानी भर जाने को नदी का पुनर्जीवित होने का दावा कर देना सरासर गलत है। एक तरह से इसे सामाजिक धोखा माना जाना चाहिए। अधिकतर लोग जो नदी पुनर्जीवन के दावे करते हैं, फंड लेते हैं, पुरस्कार लेते हैं, वाहवाही लेते हैं, वे नदी को कटोरा मानकर उसमें किसी तरह से पानी भर देने को नदी का पुनर्जीवित होना मानते हैं। तो ये नदी को पुनर्जीवित करने के जो दावे होते हैं वो फर्जी होते हैं, झूठे होते हैं। इनमें से बहुत लोग तो ऐसा भी दावा करते मिल जाते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए तो हम नदी को पुनर्जीवित कर देंगे। अभी हाल में ही एक युवा, जिसे ना तो वर्षा जल संग्रहण के बारे में कुछ पता है, ना नदी के बारे में कुछ पता है ना? वो मुझसे कह रहा था कि अगर मुझे 100 करोड़ रुपया उसके लिए उसका इंतजाम अगर कर दिया जाए तो वो नदी जीवित कर देगा, और उस नदी की लंबाई करीब 200 किलोमीटर है, 2 या 250 किलोमीटर होगी। उसको मैं पुनर्जीवित कर दूंगा। तो मैंने उससे कहा भाई, पैसों से नदी रिचार्ज नहीं होती है, पैसों से नदी पुनर्जीवित नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि उसको वाहवाही मिल रही है, उसको वो हो रहा है, तो अब सही बात सुनने समझने की मानसिकता थोड़ी ना है। खैर, तो इन जैसे लोगों को झोला छाप डॉक्टर मानता हूँ, है ना, जिनको कुछ पता नहीं है लेकिन कैंसर का इलाज करने का दावा करके आम लोगों को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन भारत में ऐसे कई बहुत बड़े सामाजिक सेलिब्रिटी लोग हैं जिनको नदी व पानी को लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। रात दिन मीडिया कवरेज मिलता आया है। करोड़ों रुपया महीने, सालाना नहीं, महीने की विदेशी विदेशी ग्रांट मिलती आई है। इन लोगों के ऊपर स्कूली पाठ्यक्रमों में अध्याय तक बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने कोई नदी पुनर्जीवित की हो। फर्जी दावे जरूर किए गए हैं, यहाँ तक कि मीडिया को दिखाने के लिए, या अगर कहीं किसी दूसरे देश का कोई राजा रानी या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ रहा है, या ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं, तो इनको दिखाने के लिए नदी में टैंकरों से पानी जगह जगह पर, स्थान स्थान पे टैंकरों से पानी डालकर बहता हुआ दिखाने का फर्जीवाड़ा तक किया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है, आपने यहाँ पर बहुत ढेर सारे टैंकर से पानी भर दिया,
फिर कुछ दूर और जाकर फिर कुछ दूर, ऐसे मतलब आपने पूरा एक प्रक्रिया चला दी, है ना। और कई दिन तक ये आप करते रहे तो दिखता है, थोड़ा बहुत दिख जाता है कि भाई नदी बह रही है। इस तरह की फर्जीवाड़े हुए हैं, है ना। अब होता क्या है कि एक बार नाम स्थापित हो गया, तब फिर कौन पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करने की हमारे समाज के अंदर मानसिकता भी नहीं होती है। और यदि किसी का नाम स्थापित हो गया तो उस पर आप सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपको या तो ईर्ष्यालु कह दिया जाएगा या कुछ और कह दिया जाएगा, है ना। यदि आप ऑब्जेक्टिविटी से बात करते हैं तो भी भाई ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव हैं तो आप ईर्ष्यालु हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बात कर रहे हैं तो भी नहीं माना जाता है ना। तो एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के द्वारा किए गए जो पानी के काम है उससे स्थानीय समाज को लाभ नहीं हुआ है। जिस तरह काम है उसी तरह का लाभ भी है। बड़े काम है तो बड़ा लाभ है, छोटे काम है छोटा लाभ है। ठीक। इसके लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं, लेकिन जितना इन्हें वाहवाही मिलती है, जितना इनको प्रतिष्ठा मिलती है, जितना इनको ग्रांट और फंड मिलता है, उसके एवज में इनके काम छोटे हैं। लेकिन नदी को पुनर्जीवित करने के दावे जो है ये बिल्कुल सरासर फर्जी हैं। जबकि इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने यहां तक दावे कर दिए हैं कि नदी इन्होंने सदा नीरा बना दी है। बाकायदा बताते हैं, आप टीवी चैनल्स में, अखबारों में साक्षात्कार देते हैं और बहुत धड़ल्ले के साथ में, बहुत पूरा मतलब भाव के साथ बताते हैं कि नदी सदा नीरा हो गई है, जबकि उन्हें पता है कि नहीं हुई है। लेकिन जब आप लगातार झूठ बोलते रहते हैं और लोग आपके झूठों पर विश्वास करते हैं, आपके झूठ को सच मान लिया जाता है, आपके दावों के आधार पर कसौटी कसी जाने लगती है दूसरों के लिए। मतलब आपकी बात अपने आप में दूसरों के लिए प्रमाण पत्र बन जाती है। तो फिर आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। फिर वो एक आत्मविश्वास भी आ जाता है, मतलब झूठ पर आत्मविश्वास आ जाता है। फिर आप उसी आधार पे बोलते हैं तो आदमी लगता है कितना सच बोल रहा है। ऐसा भी है। कहीं कहीं नदी के मुहाने पर कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं कि कहीं कहीं नदी के मुहाने पर वर्षा जल संग्रहण बांध बना दिया जाता है और नदी में कुछ दूरी तक पानी बहता दिखाई पड़ जाता है। ये भी नदी का पुनर्जीवित होना नहीं है। यह भी एक तरह से नदी में टैंकर से पानी डालने जैसी कवायद ही है। नदी को पुनर्जीवित करना कितना गंभीर काम है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि किसी मृत व्यक्ति को जीवित करना है। मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए मुंह से खाना या पानी देना नहीं होता है। व्यक्ति के शरीर के महत्वपूर्ण अंग, मूलभूत अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय, लीवर, रक्त वाहिनियां इत्यादि का काम करना शुरू कर देना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तब मनुष्य पुनर्जीवित या कहते नहीं कि जीवन की ओर बढ़ गया, ये माना जाता है। ऐसे ही नदी को पानी के कटोरे के रूप में देखना गलत है। नदी की अपनी व्यवस्था होती है, अपना तंत्र होता है, अपना ढांचा होता है, अपना स्नायु तंत्र होता है। नदी व मानव शरीर में केवल एक अंतर यह है, वह ये कि अभी तक हम ऐसी तकनीक नहीं खोज पाए हैं कि मानव शरीर को पुनर्जीवित किया जा सके। 1500 5000 साल वर्ष बाद, 10,000 साल बाद हो सकता है कि हम ऐसी तकनीक खोज लें कि हम मनुष्य के जो शरीर के जो अंग हैं उनको हम क्षय होने से रोक सकें। तो मनुष्य लंबा भी जी सकता है। मनुष्य मरता इसलिए नहीं कि उसे मरना है। मनुष्य इसलिए मरता है क्योंकि उसके जो शरीर के जो तत्व हैं, जो अंग हैं, जो अवयव हैं, वो उनका क्षय होता है, इसलिए मर जाता है। हो सकता है कि कल को चलकर भविष्य में कभी विज्ञान पहुंच जाए कि हम या तो शरीर के जो तत्व हैं, शरीर के जो अंग हैं, वो उनका क्षय नहीं हो, या हम उनको पुराने बिल्कुल नए की तरह रिप्लेस कर सकें और जो पुराने हैं उनके साथ तालमेल बना सकें। इस तरह का भी करते हुए आदमी फिर लंबा जी सकता है, ऐसी व्यवस्था बन सकती है। लेकिन अभी मानव शरीर को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई तकनीक आ सकती है। लेकिन यदि इच्छा शक्ति हो, सामाजिक ईमानदारी हो, लंबे समय तक धैर्य के साथ प्रयास करने का संकल्प हो, वास्तविक गंभीरता हो, तो नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसा करके यूरोप का समाज दिखा चुका है आधुनिक समय में। लेकिन नदी को पुनर्जीवित करने का मतलब कटोरे में किसी तरह से पानी भर देना जैसा नहीं होता है। भारत में नदियों का पुनर्जीवन बहुत ही मुश्किल काम है, असंभव जैसा, क्योंकि
व्यक्ति हो या समाज हो या सरकार हो, किसी को नदी की समझ है ही नहीं। कोई नदी को महसूस करना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक कि जो लोग सरकार के नदी विभागों व संस्थानों में काम करते हैं, खुद को नदी विशेषज्ञ मानते हैं, दावे करते हैं, नौकरियां पाते हैं, वेतन पाते हैं, सुविधाएं पाते हैं, अवसर पाते हैं, उनको भी नदी के बारे में, नदी एक जीवन है इस रूप में समझ नहीं है। वे नदी को एक यंत्र के तौर पर देखते हैं कि इसमें पानी भरा रहता है। इसका मूल कारण यह है कि भारत में व्यक्ति हो या समाज या सरकारी व्यवस्था तंत्र नदी को पानी का कटोरा मानने की मानसिकता है। यही कारण है कि नदी का मतलब नदी के जिस अंग में पानी होता है उसे ही संपूर्ण नदी माना जाता है। जैसे नदी ऐसे ऐसे मान लीजिए है, ऐसे इस तरह से, तो यहाँ जहाँ पानी बह रहा है, जहाँ पानी भरा हुआ है, उसको ही नदी मानते हैं। जबकि नदी के जिस अंग पर पानी होता है वो नदी की व्यवस्था तंत्र का एक महज हिस्सा होता है, एक भाग होता है। सरल भाषा में इसको इस तरह से समझा जाए कि नदी में पानी का बहाव नदी का मल मूत्र विसर्जन है, जो न दिखने वाली व्यवस्थित व जटिल व्यवस्था व मैकेनिज्म के बाद विसर्जित होता है, जैसे आदमी के शरीर के अंदर होता है। क्योंकि नदी को पानी का कटोरा मानने की मानसिकता है, इसलिए जहां पानी नहीं है, भले ही वह नदी की व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो, उसको नष्ट करके वहां विभिन्न प्रकार के निर्माण कर लिए जाते हैं या कुछ और कर लिया जाता है। नदी के विभिन्न अंगों के ऐसे नष्ट होते रहने के कारण एक दिन नदी मर जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मानव शरीर के विभिन्न अंगों के नष्ट या खराब होते जाने के कारण मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। वैसे ही हम लोग अनेक नदियों को अकाल मृत्यु के लिए मजबूर करते आ रहे हैं। नदी को पुनर्जीवित करने की ओर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो यह है कि उस नदी के पूरे व्यवस्था तंत्र को जानना समझना होगा। इस व्यवस्था तंत्र में जो अंग पुनर्जीवित किए जा सकते हैं उनको पुनर्जीवित करना होगा। जो अंग पुनर्जीवित नहीं किए जा सकते हैं उनके लिए नदी को इतना अधिक प्रोत्साहित करना होगा, नदी को इतनी अधिक ताकत देनी होगी, इतना अधिक मजबूत करना होगा कि वो नए वैकल्पिक अंग बना ले। असंभव सा दिख रहा है। हमारे भारतीय समाज में नदी को लेकर जिस तरह के मिथकों, ढकोसलों, कर्मकांडों इत्यादि की प्रतिष्ठापना की गई है, उसके कारण बिना संदेह असंभव जैसा है भी। लेकिन यदि समाज में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, सबसे बड़ी बात समाज के मन में ईमानदारी हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और नदी के लिए कुछ भी कर गुजरने की अदम्य भावना हो, तो नदी को पुनर्जीवित करने की ओर बढ़ा जा सकता है। असंभव को संभव किया जा सकता है, सुनिश्चित तौर पर किया जा सकता है। इसको बिल्कुल इस तरह लीजिए जैसे आप और हम अपने परिवार के लोगों का जीवन बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह नदी को अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मानकर उसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की भावना, कर्मठता, ईमानदारी, समर्पण, प्रतिबद्धता इत्यादि इत्यादि हमें अपने अंदर कूट कूट कर रखना होगा। तभी नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्योंकि हमने तथाकथित विकास व पैसा कमाने के चक्कर में, ग्लैमर के चक्कर में, है ना, वाहवाही के चक्कर में, मतलब तथाकथित ऐश्वर्य के चक्कर में, है ना, मतलब जो भी हमारी कुंठाएं हैं उनको, जो लिप्साएं हैं उनके चक्कर में हमने प्राकृतिक संसाधनों को बहुत नष्ट किया है। इसी प्रक्रिया में हमने नदियों को नष्ट किया है, नदियों के व्यवस्था तंत्रों के महत्वपूर्ण अंगों को नष्ट किया है। तो हम यदि किसी नदी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करना होगा। मैं यहाँ पर छोटी छोटी या बरसाती नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम किसी नदी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो हमें उस नदी की सहयोगी नदियों, उससे जुड़ी बरसाती नदियों, उससे जुड़ी आंतरायिक नदियों इत्यादि को पुनर्जीवित करने से शुरुआत करनी होगी। ऐसा करने से नदी का व्यवस्था तंत्र स्वतः पुनर्जीवित होने के लिए, स्व प्रेरित होने की ओर बढ़ने लगेगा, पुनर्जीवित होने के लिए प्रोत्साहित होगा। यह वैसा ही है जैसे मानव शरीर के अंदर हृदय में रास्ते बंद होने पर नए वैकल्पिक रास्तों का निर्माण कर लेता है, ऐसे ही नदी का हृदय वैकल्पिक रास्तों का निर्माण करने की ओर बढ़ सकता है यदि हमने विकास के नाम पर इतना विनाश नहीं कर दिया है कि वैकल्पिक रास्तों तक के लिए भी संभावनाएं नहीं बच पाई हों। सबसे मूल बात यह है कि नदी के मन में
पुनर्जीवित होने की भावना को हम कितना जगा पाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे यदि किसी आदमी के अंदर जिजीविषा हो तो वह मरणासन्न होने के बावजूद जीवित हो जाता है। नदी को पानी का कटोरा मानना, उस कटोरे में किसी तरह से पानी भरने की प्रक्रिया को नदी का पुनर्जीवित होना मानने जैसी मानसिकता से बाहर आना होगा। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने अंदर इतने ईमानदार हों, इतने समर्पित व कटिबद्ध हों कि नदी को मनुष्य की ही तरह सजीव माने। नदी को मनुष्य की ही तरह सजीव मानना सबसे मूल बात है। नदी को बिना सजीव माने हुए नदी को पुनर्जीवित कर पाना बिल्कुल ही असंभव है, हो ही नहीं सकता। जो भी होगा फर्जीवाड़ा होगा। बरसाती नदियों या आंतरायिक नदियों में टैंकर से पानी भरने जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं से नदी को पानी का कटोरा मानकर उसमें पानी भरने की कवायद करना नदी को पुनर्जीवित करना नहीं है। नदी सजीव है, उसमें जीवन है। उसको जीवन के रूप में देखने, समझने, स्वीकारने के बाद ही हम नदी पुनर्जीवन की गहराई व गंभीरता को समझने की ओर बढ़ सकते हैं। नदी पुनर्जीवित करने की ओर कदम चल सकते हैं। आपने बातचीत को सुना। आशा है कि गंभीरता से इन मुद्दों पर विचार भी करेंगे। इस बातचीत को अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों व जान पहचान वालों तक भी पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।